क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आरपी अवस्थी आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार करता हूं। तो हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान। भारतीय संविधान में पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि किस तरह से भारत में विभिन्न प्रकार के चार्टर एक्ट और अधिनियम बनने शुरू हुए, जो हमारे भारतीय संविधान का विकास एवं उसके निर्माण की प्रक्रिया के सोपान साबित हुए। तो कल हमने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, यानी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अब आज हम उसके आगे पढ़ेंगे 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। तो आइए पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट। हमारा विषय है भारतीय संविधान। भारतीय संविधान और हमारा है पिट्स इंडिया एक्ट। तो दूसरा नंबर है पिट्स इंडिया एक्ट। यह है 1784 का। 1784 ईस्वी का पूछा जाता है भाई परीक्षाओं में, कई बार ये मैचिंग में भी आ जाता है। अलग अलग चार्टर एक्ट और अधिनियम दे दिए जाते हैं, उनके सामने जो है ईयर दे दिए जाते हैं, सन दे दिए जाते हैं, और मैचिंग संबंधी जो है नीचे फिर ऑप्शन दिए जाते हैं। तो कई तरह से घुमा फिरा करके भी ये सवाल पूछे जाते हैं। तो आपने देखा था पिछले लेक्चर में कि ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री नॉर्थ क्रुक के तत्वाधान में जो है भारत में गुप्त समिति के प्रतिवेदन पर जो है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट बना। अब जब रेगुलेटिंग एक्ट बना तो उसने कार्य करना प्रारंभ कर दिया, लेकिन अब कंपनी के पास जो है रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बहुत से पावर्स आ गए थे, बहुत से अधिकार हो गए थे। इसलिए उन्होंने, यानी जो कंपनी के कर्मचारी थे, उन्होंने अत्याचार करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, ये अत्याचार प्रारंभ करने के कारण ही विभिन्न क्षेत्रों पर ये जो चार्टर यानी एक्ट था हमारा 1773 का, तो ये असफल होने लगा। ठीक है, इसकी असफलताओं के कारण साथ ही साथ कंपनी के कुशासन, कंपनी के कर्मचारियों की नीतियों के द्वारा कुछ ऐसी स्थितियां उत्पन्न हुई कि पुनः एक अधिनियम बनाने का यानी एक्ट बनाने का प्रावधान करना पड़ा। ठीक है, तो अब देखिए बना के, और रेगुलेटिंग एक्ट की रेगुलेटिंग एक्ट की विसंगतियों कंपनी के कर्मचारियों का अत्याचार, कंपनी के कर्मचारियों का अत्याचार, कंपनी की असफलताओं, असफलताओं
ये कारण थे, समझ रहे हो ना, ये कारण थे जिसके कारण ये पिट्स इंडिया एक्ट बना। तो कंपनी की असफलताओं एवं कंपनी की गिरते शाख का मतलब क्रेडिट, समझ में आया? क्रेडिट, जो क्रेडिट थी कंपनी की, आप देख रहे हैं कि कंपनी के दो कार थे। एक तो भारत के विजित प्रदेशों पर शासन, यानी बंगाल, बिहार और उड़ीसा। ये आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि दिवाली के अधिकार प्राप्त हो गए अंग्रेजों को। तो कंपनी जो है इन 3 प्रांतों में शासन कर रही थी, साथ ही साथ अपना व्यापार भी कर रही थी। लेकिन ये पावर जब यानी 1773 का जो अधिनियम बना, उस अधिनियम के तहत कंपनी के पास जो अधिकार आ गए उससे वो ज्यादती करने लगे। एक चीज़ और आपको बता दूं कि कंपनी जो व्यापार के लिए आई थी उसके कर्मचारियों ने अपना व्यक्तिगत पैसा व्यापार पर लगा दिया था। तो वैसे तो ये सरकारी कंपनी थी ब्रिटेन की, तो सरकार के लिए व्यापार करती थी, लेकिन जो इसके एम्प्लॉयज़ थे, कंपनी के एम्प्लॉयज़ थे, उन्होंने व्यापार पर अपना खुद का पैसा लगा दिया था। साथ ही साथ उन्होंने ग्रामीण अंचल के क्षेत्रों तक में अपने दलाल फिट कर दिए थे। तो वो माल की खरीदारी करते थे, ऐसे जगह पर पहुंचाते थे जहां से उसको जो है लोड करके मुंबई भेजा जाए, और मुंबई से जो है वो बंदरगाह से यानी शिप के जरिए ब्रिटेन जाता था, जिसे वहाँ पर बेच करके वो भारी जो है प्रॉफिट गेन करते थे, यानी बड़े पैमाने पर जो है वो प्रॉफिट प्राप्त करते थे। तो इस तरह से देखते ही देखते जो क्लर्क लेवल के कर्मचारी थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो अरबपति हो गए थे। तो जब कोई भी व्यक्ति जो सरकारी संस्था में है, सरकारी कंपनी में है, और अगर उस कंपनी को घाटा हो रहा है, तो स्वाभाविक है कि उस कंपनी की जो क्रेडिट है, उस कंपनी की जो वैल्यू है वो गिर रही है। तो वही चीज़ है कि कंपनी की गिरती साख को बचाने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट का प्राविधान किया गया, का प्राविधान किया गया। एक नया कानून बनाया गया जिससे कि कंपनी की जो क्रेडिट है वो बरकरार रहे। ठीक, अब इसे जो है यानी पिट्स इंडिया एक्ट को सेटलमेंट एक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सेटलमेंट एक्ट, याद रखिएगा। सेटलमेंट एक्ट। ठीक, अगला पॉइंट है, अब जो है काम क्या किया जाए, कंपनी को पुनर्गठित करके, कंपनी को पुनर्गठित करके, ठीक है, पुनर्गठन किया गया, रीएडजस्टमेंट। ठीक, इसको जो है रिकॉन्स्ट्रक्ट किया गया, पुनर्गठित किया गया, यानी गठन किया गया दोबारा कंपनी का, और यानी कंपनी को पुनर्गठित करके उसके राजनीतिक
या राजनैतिक दायित्व का प्रभार दायित्व का प्रभार छह सदस्यीय समिति को दे दिया गया। अब एक चीज समझ लीजिए कि यहां से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत राजनैतिक दायित्व संभालने के लिए सदस्यों की संख्या थी। ऑप्शन दे दिए जाते हैं 4, 5, 6 इस तरह से, ठीक है। तो अगर आपने पढ़ा नहीं है तो सवाल गलत होना स्वाभाविक है। सदस्यों की संख्या कितनी थी, यानी राजनैतिक दायित्व का प्रभार संभालने के लिए जो है जो समिति बनाई गई उसमें सदस्यों की संख्या 6। समझ में आ गया होगा। इसका यानी अब जो लोड था, अब भाई समिति है और उसमें देखने के लिए उसे देखने के लिए यानी कार्य की प्रणाली को देखने के लिए एक अध्यक्ष का होना जरूरी है, ठीक है। तो इसका नियंत्रक एक मंत्री को बनाया गया। ठीक, अगला बिंदु क्या है हमारा पिट्स इंडिया एक्ट का कि कंपनी को भारत के नाम कंपनी को भारत के नाम आदेशों एवं निर्देशों को स्वीकृत करने आदेशों एवं निर्देशों को स्वीकृत करने, यानी कंपनी के नाम जो ब्रिटेन से भारत के नाम आदेश निर्गत किए जाते थे, भेजे जाते थे, तो निर्देशों को स्वीकृत करने यानी मानने या न मानने, स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने स्वीकृत करने या अस्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये कंपनी के पास अधिकार था कि वो जो आदेश भारत के नाम दिए गए हैं ब्रिटेन से, उनको मान भी सकती है अथवा नहीं मान सकती। अगला पॉइंट है प्रांतीय। अब देखिए, एक केंद्रीय जो यानी शासन प्रणाली थी गवर्नर जनरल के द्वारा देखी जाती थी, और जो विधायी संस्था थी शासन की, ठीक है, उसे प्रांतीय शासन कहते थे। तो प्रांतीय शासन के अधीन इसमें सदस्यों की संख्या 4 थी, ठीक है। प्रांतीय शासन के को चलाने के लिए जो सदस्यों की संख्या थी वो 4 थी। कब? 1773 के चार्टर एक्ट के द्वारा, ठीक है। ये इससे सवाल कई बार पूछे गए हैं। तो प्रांतीय शासन के अधीन अधीन माने अंडर में, ठीक है।
प्रांतीय शासन के अधीन आदेशों का अनुपालन आवश्यक कर दिया गया। यानी जो प्रांतीय शासन चलाने की जो समिति थी, जिसमें सदस्यों की संख्या 4 थी, उनको जो आदेश दिए जाते थे उनको मतलब हर स्थिति में उनका अनुपालन यानी उनका क्रियान्वयन जो है सुनिश्चित कर दिया गया। आदेशों का अनुपालन, अनुपालन मीन्स मानना, ठीक है, टू फॉलो, अनुपालन करना आवश्यक कर दिया गया। आवश्यक कर दिया गया। एक चीज आपको बता दो कि भारतीय संविधान को पढ़ने में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है वो भाषाई प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सबसे बड़ी बात जो होती है यानी सबसे बड़ी दिक्कत होती है वो भाषा को समझने की होती है। जब आप पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए तो आपके पास बहुत सारा मैटर है, बहुत सारी किताबें हैं, ठीक है, बहुत सारे यूट्यूब के चैनल हैं, आजकल मोबाइल से जो है वो बच्चे तैयारी करते हैं, लेकिन वो भाषा को नहीं समझ पाते हैं। और जब तक भाषा नहीं समझ पाएंगे आप, तो ये हमेशा नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए इस चीज़ को कि कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। तो मेरे पढ़ाने का उद्देश्य यही है कि मतलब इस तरह से पढ़ा करके मैं एक एक शब्द का अर्थ बताता चला जाऊंगा, ध्यान से पढ़िए, ठीक। तो प्रांतीय, प्रांत का मतलब होता है स्टेट। स्टेट में जो गवर्निंग थी, स्टेट का शासन चलाया जाता था, तो उसकी जो कमेटी थी, तो उसे जो भी आदेश निर्गत किए जाते थे गवर्नर जनरल के द्वारा, तो उनको मानना निश्चित कर दिया गया है, कंपलसरी कर दिया गया है कि आदेशों को जो है हर स्थिति में मानना ही है, ठीक। अब गवर्नर जनरल को प्रांतीय सरकारों को बर्खास्त करने का अधिकार प्रदान किया गया। ये बहुत बड़ा पावर था गवर्नर जनरल के पास कि अगर वो देखे कि प्रांतीय सरकार ठीक से काम नहीं कर रही है, तो जो है प्रांतीय सरकार को जो है वो बर्खास्त कर सकती थी, ठीक। ये पावर गवर्नर जनरल के पास था। और आपने देखा था कि गवर्नर जनरल का पद जो था, यानी पहले गवर्नर था, और गवर्नर जनरल का जो पद था वो 1773 के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है निरूपित हुआ था, ठीक है, सृजित किया गया था। तो ये सवाल भी पूछा गया है कई बार। अब आइए अगला बिंदु देखते हैं। अगला बिंदु है हमारा कंपनी के अधिकारियों को उपहार लेने पर प्रतिबंध लगा दिया गया। प्रतिबंध लगा दिया गया।
ऐसा था कि यहाँ के जो राजा नवाब होते थे, ये राजा या नवाब होते थे, तो वो समय समय पर कंपनी के अधिकारियों को जो है कीमती उपहार दिया करते थे। शिकार खेलने के लिए कंपनी के अधिकारी उन राजाओं के यहाँ आते थे, 2-2 4-4 दिन पड़े रहते थे और उनके ऐशो आराम की सारी व्यवस्थाएं जो है वो राजा या नवाब करता था। ठीक है, जंगल में शिकार खेलने के लिए जाते थे और जब वापस आते थे तो राजा के यहाँ 2-2 4-4 दिन पड़े रहते थे और जो है सारे मनोरंजन के संसाधन उनको उपलब्ध कराए जाते थे, जो कुछ भी वो चाहते थे वो उपलब्ध कराए जाते थे। और जब वो चलते थे तो उनको जो है कीमती उपहार वो राजा या नवाब दिया करते थे। तो इस पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक, इस कानून के द्वारा, यानी पिट्स इंडिया एक्ट के द्वारा। तो आपने पिट्स इंडिया एक्ट पढ़ा। अब आगे हम पढ़ते हैं अगला अधिनियम। अगला अधिनियम है चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813। तो चार्टर अधिनियम 1813, ठीक। अब अभी तक देखिए, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी दो काम करती थी। पहली बात तो भारत एवं चीन और साथ ही साथ पूर्वी देशों के साथ व्यापार, ठीक है। दूसरी बात ये कि जो उसके विजित प्रदेश थे उनमें शासन। तो जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ आपको कि कंपनी जो है, यानी कंपनी के जो कर्मचारी थे, उसके एम्प्लॉयज़ थे, वो सरकारी व्यापार पर ध्यान न दे करके अपने खुद के व्यापार पर ज़्यादा ध्यान देते थे। तो स्वाभाविक है कि कंपनी को घाटा होगा, ठीक। और जब इधर क्या है कि जब पूरा ध्यान वो प्रशासन पर नहीं देंगे तो भी प्रशासन का संचालन बहुत अच्छी तरीके से नहीं हो पाएगा। इस चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए जो ब्रिटेन का शासन था, जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट थी जिसके अधीन ये ईस्ट इंडिया कंपनी चल रही थी, तो उसने क्या सुधार किए। पहला सुधार ये किया कि कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया। कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। बात समझ आ गई? यानी कंपनी का जो व्यापार पर एकाधिकार था, केवल कंपनी ही व्यापार कर सकते थे, यानी ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति कंपनी के अलावा, यानी कंपनी के अलावा ब्रिटेन का कोई भी व्यक्ति जो है भारत के साथ किसी भी प्रकार का व्यापार नहीं कर सकता था। तो ये एकाधिकार था, एक अधिकार था केवल उन्हीं का, यानी कंपनी के अलावा और कोई भी दूसरा व्यक्ति जो ब्रिटेन का निवासी था वो भारत के साथ व्यापार नहीं कर सकता। तो इस अधिकार को खत्म कर दिया गया। समझ में आ गई होगी बात? एकाधिकार का मतलब समझ में आ गया होगा। साथ ही साथ ईसाई मिशनरियों, या इसी में जोड़ देते हैं, एकाध को समाप्त करने कर देते हैं। करने ईसाई मिशनरियों को
धार्मिक अधिकार प्रदान करने जैसा कि आप जानते हैं कि ब्रिटेन का जो धर्म है वो क्रिश्चियन है, ठीक। तो वहाँ की जो संस्थाएं थी कुछ ऐसे मतलब जैसे कि अपने यहाँ भी तमाम सारे एसोसिएशन होते हैं, है ना, तमाम धार्मिक प्रतिनिधि होते हैं जो अपना धर्म का प्रचार करते हैं, पूजा पद्धति को समझाते हैं, प्रवचन करते हैं, ठीक। उसी तरह से यानी ब्रिटेन के जो ईसाई मिशनरीज थी उन्होंने भारत में धार्मिक प्रचार करने की अनुमति चाहिए। तो वही है, तो ईसाई मिशनरियों को धार्मिक अधिकार प्रदान करने एवं लॉर्ड वेलेजली की आक्रामक नीति के कारण 1813 ईस्वी में चार्टर अधिनियम पारित किया गया। चार्टर अधिनियम पारित किया गया। ठीक। अब इसके अंतर्गत बिंदु कौन कौन से हैं, क्या प्रावधान किए गए इस अधिनियम में, तो देखिए कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त करके ब्रिटेन के अन्य नागरिकों को भी व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया। व्यापार का अधिकार प्रदान किया गया। समझा गया? यानी ब्रिटेन जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके एक छत्र अधिकार को, व्यापार के एक छत्र अधिकार को खत्म कर दिया गया, और जो ब्रिटेन के अन्य नागरिक थे, जो प्रजाजन थे वहाँ के, अगर वो व्यापार करना चाहे भारत के लिए साथ में, तो उन्हें ये अधिकार दिया गया कि वो व्यापार कर सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि यही अधिकार कालांतर में भारत में रेल के संचालन का, ट्रेनों के संचालन का कारण बना। यही वो अधिकार था, व्यापारिक अधिकार था। ठीक है, उसके बारे में आगे बताऊंगा। तो अगले व्यवस्था देखते हैं। चार्टर एक्ट की क्या है कि ब्रिटिश राजपथ की स्वीकृति से, यानी ब्रिटिश राजपथ का मतलब क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी यानी वहाँ जो प्रधानमंत्री था, और जो प्रधानमंत्री था वो वहाँ की महारानी के अधीन था। ठीक है, वहाँ महारानी का शासन था ब्रिटेन में।
तो ब्रिटिश राजपथ की स्वीकृति से भारत का गवर्नर जनरल गवर्नरों एवं यानी राज्यपालों की, ठीक है, गवर्नरों एवं सेनापतियों की नियुक्ति कर सकता था। सेनापतियों की नियुक्ति कर सकता था। और एक चीज ये समझ लीजिए कि इसी 1813 के चार्टर एक्ट के तहत ही, जैसा कि पहले आप देख रहे हैं कि मांग की थी ईसाई मिशनरियों ने कि हमें भारत में धार्मिक व्यापार करने का अधिकार प्रदान किया जाए, तो इसी एक्ट के तहत ईसाई मिशनरियों को धार्मिक प्रचार का अधिकार प्राप्त हुआ। ईसाई मिशनरियों को भारत में धार्मिक प्रचार का अधिकार प्राप्त हुआ। देखिए बाइबल में एक स्टेटमेंट आता है कि सब जगह फैल जाओ और यहोवा के वचनों का प्रचार करो। तो जबकि सनातन धर्म में आप देख रहे हैं कि सनातन धर्म में ऐसा नहीं किया गया, ये धर्म केवल भारत तक ही सीमित रहा, ठीक है। तो वहाँ जब ये मांग की वहाँ के मिशनरीज ने, तो भारत में धार्मिक प्रचार का रास्ता जो है खोल दिया गया, ठीक है। उनके लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ईसाई मिशनरीज के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। यानी कानून के तहत जो है वो भारत में धार्मिक प्रचार करने के लिए स्वतंत्र थे। और कालांतर में भारतीयों के दिलों में ईसाई धर्म जो ये प्रचारक थे, ईसाई मिशनरीज थी, उनके द्वारा किया गया प्रचार प्रसार ही भारतीयों में विक्षोभ का कारण बना। यानी भारतीय लोग ये समझने लगे कि हमें जो है अधार्मिक बनाया जा रहा है, हमें हमारे मूल धर्म यानी सनातन धर्म से पृथक किया जा रहा है। तो ये बहुत बड़े विक्षोभ का कारण बना, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखते हैं। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी जो अगला मैं बिंदु बताने जा रहा हूं कि भारतीयों की शिक्षा के लिए, भारतीयों की शिक्षा हेतु प्रतिवर्ष ₹1 लाख व्यय करने का प्रावधान किया गया। ₹1 लाख व्यय करने का प्रावधान किया गया। ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। ये आप समझ लीजिए कि अंग्रेजों के भारत आगमन के समय 1600 ईस्वी में हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई, ठीक है।
ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 ईस्वी में भारत में आई। उस समय आप देख रहे हैं कि मुगल शासन चल रहा था, ठीक है। तो मतलब शिक्षा की जो है समुचित व्यवस्था नहीं थी। धार्मिक आधार पर मदरसों में शिक्षा दी जाती थी, कहीं कहीं गुरुकुल संचालित होते थे। तो गुरुकुल जो भी थे वो भी संबंधित राजा की दया पर ही निर्भर करते थे, यानी वहाँ से जो गुरुकुल के आचार्य होते थे तो राजा के द्वारा ही कुछ गांव उनको दे दिए जाते थे, जिससे जो कर प्राप्त होता था उसी कर से जो है वो आश्रम की गुरुकुल की देखभाल करते थे और वहाँ पर रहने वाले विद्यार्थियों का अध्ययन हो पाता था। साथ ही साथ एक चीज़ और कि ये जो शिक्षा थी ये वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी। गुरुकुलों में पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मणों और क्षत्रियों को ही था, ठीक है। तो इस तरह से शिक्षा की कोई समुचित व्यवस्था नहीं थी। पहली बार भारतीयों के लिए कोई स्कूल नहीं खोले गए, कॉलेज नहीं खोले गए, लेकिन ये व्यवस्था की गई कि भारतीयों पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए जो है उनकी शिक्षा के लिए खर्च किए जाएंगे। बहुत बड़ी उपलब्धि थी, ठीक है। और जो स्थानीय स्वायत्त संस्थाएं थीं, जैसे क्या है रियासतें वगैरह, कुछ छोटी छोटी रियासतें थीं या राजा लोग थे, तो उनको अपने क्षेत्रों में जो है कर वसूलने के लिए, साथ ही साथ करों का निरूपण करने के लिए नए नए कर लगाने का जो है ये भी अधिकार प्रदान कर दिया गया। और इसका जो है अंतिम जो प्रावधान ये था कि कंपनी के व्यय पर अधिकतम 20,000 सैनिक रखने की छूट दी गई या 20,000 सैनिक रखने की व्यवस्था की गई। समझाया? यानी कंपनी अपने खर्च पर अधिक से अधिक 20,000 सैनिक ही रख सकती थी, ज़्यादा सेना नहीं रख सकती थी। समझाया? तो ये हुआ हमारा 1813 का चार्टर अधिनियम। तो उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा। इसे तैयार करिए। देखिए, आप आज भी समझ लीजिए कि धीरे धीरे यानी स्लो मोशन में और सॉलिड तैयारी करने वाला ही विद्यार्थी सफल होता है। तो एक बार फिर नए छात्रों से मेरा अनुरोध कि प्लीज़ मेरे चैनल अवस्थी क्लासेस को जल्दी से सब्सक्राइब करें, इसे लाइक करें और शेयर करें। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं फिर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।